हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम एसके झा का जो साइंस का सेट नंबर जो है 215 है, इसका जो है यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम आपको बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन का जो है एकदम फुल डिस्कशन देंगे। आपके पास समय कम है तो आपको ये वीडियो देखने के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। कम समय में आपको सारे चीज़ करवा देंगे, बहुत ज़्यादा कवर करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो उसी हिसाब से हम आगे भी इस तरह का पहल जारी रखेंगे आपके फीडबैक के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पानी का टूटना। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में जो होता है आपका ये पानी टूट के ही क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को ये मुक्त करता है। तो ये क्रिया तो होता है। CO2 मुक्त होना, तो CO2 जो है मुक्त इसमें नहीं होता है, क्योंकि CO2 का यहाँ पे क्या होता है, उपयोग होता है। O2 का मुक्त होना, तो ये सही है क्योंकि पहला ऑप्शन सही है, तो पहला से ही दूसरा की क्रिया होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त नहीं होती है, बल्कि CO2 का क्या होता है, उपयोग होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लीजिए आप। वातावरण में जितना ज़्यादा CO2 रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। यदि वातावरण में प्रकाश संश्लेषण की मात्रा कम है तो प्रकाश संश्लेषण उस वातावरण में कम दर से होगा। साथ ही तापमान पे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की तेज होता है। यदि तापमान बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तापमान में से 25 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 35 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है ये आपका मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि 35 से जैसे जैसे ये बढ़ता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटने लगती है और 40 डिग्री सेल्सियस पे जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल ही रुक जाती है, ठीक है। और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण 3 रंग में ही होता है। 3 रंग कौन कौन सा? तो सबसे अधिक लाल में होता है, इसके बाद फिर आपका जो है ये आपका ब्लू रंग में होता है, और सबसे कम जो होता है आपका ये बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम होती है। यही 3 प्रकाश है जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बाकी जितने भी रंग हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। आप ये ध्यान रखिएगा। आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह का डिस्कशन कैसा लग रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या कम डिस्कशन किया जाए। हमारा आंसर ऑप्शन बी यहाँ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी जो है ये घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन सी को आपको पता होगा, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम। और इसकी कमी से जो है आपको स्कर्वी बीमारी एक होता है और मसूड़े फूल जाता है, विटामिन सी की कमी से। ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक जो विटामिन सी पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। वहीं विटामिन बी को जो होता है ये कम्प्लेक्स होता है, जिसमें B1 की कमी से आपको बेरी रोग होता है, और B1 को जो आप थायमिन कहते हैं। विटामिन ए को रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी यदि आपसे हो जाता है तब इससे रोतौंधी होता है। और विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा जो आपको गाजर में देखने को मिलेगा। साथ ही विटामिन डी के बारे में आप जान लीजिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है ये कैल्सीफेरोल होता है, और ये आपको जो है सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा मात्रा में सूर्य के प्रकाश में मिलेगा। दूध, अंडा, इसमें भी आपको विटामिन डी मिलेगा। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाता है तो इससे जो है आपको रिकेट्स नामक जो है आपको रोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता है खुजली जो होता है ये कवक के द्वारा होता है। जितने भी खास खुजली, दाग वगैरह है ये सब कवक के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ क्या बनेगा, बी। कवक को ही जो है फंगस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ब्लबर क्या होता है? तो ये जो होता है ये सघन वसा का एक परत होता है। जो मोटे जीव होते हैं जैसे मोटा आदमी हो गया या फिर ऊँट हो गया, उसमें जो होगा आपका ये ब्लबर पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट बनेगा। निम्न में से कौन विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो विखंडन किस में होता है? तो हाइड्रा में ये विखंडन की विधि द्वारा जो होता है जनन प्रक्रिया होती है, उसी के द्वारा ये हाइड्रा बनता है। ईस्ट को आप कवक को जो आप ईस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ईस्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। यहाँ पे किसी भी का सेल में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2n² के रूप में होती है। यहाँ पे पूछा है तीसरा सेल, तो आप सिंपल क्या कीजिए, n की जगह पे 3 बैठाइए, यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का डबल 9 दूनी 18। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? सी हमारा करेक्ट बनेगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी सेल में जो है अधिकतम कितना हो सकता है, तो 2n स्क्वायर के रूप में हो सकता है। आपको ये याद ही होगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है, चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g का मान 1/6 होता है। ये तो दे दिया है, नहीं भी देता तो आपको ये याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? अब देखिए 1/6 तो होता है, ठीक है। यहाँ पे जो जी का मान होता है 1/6 होता है। जी दरअसल करता है क्या है, किसी भी वस्तु को जो है पकड़ के नीचे खींच के रखता है। अब चूंकि यहाँ पे जी जो है चंद्रमा पे कम होता है, 1/6 होता है, तो ये वहाँ पे खींचेगा कम तो उछलेगा ज़्यादा। तो 1.5 मीटर यहाँ पृथ्वी पर उछल रहा है, तो 1.5 को आप क्या करेंगे 6 से, क्योंकि 1/6 होता है, 6 से गुना कर दीजिए, 15 सेकंड 90 दशमलव खत्म हो जाएगा। हमारा 9 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा, 9 मीटर। यानी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा बी बनेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। बल आघूर्ण जो है, बल आघूर्ण की विमा किसके समान होती है? तो बल आघूर्ण की विमा किसके समान होती है? तो 3 चीज़ के समान होती है। एक तो ऊर्जा हो गया, और दूसरा जो कार्य है, तो कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण जो होता है ऊर्जा और कार्य, ये तीनों के समान होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बल का विमा जो है ये आपका बल का विमा जो होता है ये भार के समान होता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन से जो है, दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम जो है इसके एसआई मात्रक होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा? अब यहाँ पे जो ये 10 ओम दिया हुआ है ये क्या है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसको आप 1/10 अब प्लस 1/10 करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2/10। अब इसको पलटाएंगे तो क्या आ जाएगा? काट के 5 आ जाएगा। और इस 5 ओम को जो है इस 10 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिरोध इसको जो पढ़ते हैं ओम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ओम। और ये ओम क्या होता है? तो ये जो है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ओम का नियम भी आप ध्यान रखिएगा क्या होता है? V = I/R। तो फार्मूला भी थोड़ा सा रिवाइज कर ही लीजिए, कितना देर ही लगेगा। अब यहाँ पे हमको कहा गया है कि ये एक तरफ हार्मोन दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है ये स्रावित ग्रंथि दिया हुआ है, यानी कि यह हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जैसे पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, तो आपको पता होगा प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपका महिला से स्रावित होता है, महिला के गर्भाशय। तो ऑप्शन हमारा 1 का 3 बनेगा, ठीक है, 1 का 3 ये भी सही है। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका ये पुरुष हार्मोन होता है, तो ये पुरुष हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है अंडाशय दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये गलत ही है, ये अंडाशय पुरुष में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है बस ये नहीं होगा, बल्कि पुरुष को देख के यहाँ पे आंसर देना है। थायरोक्सिन आपको पता होगा कि थायराइड ग्रंथि से जो होता है थायरोक्सिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है ये आपका अग्नाशय ग्रंथि से जो होता है आपका इंसुलिन हार्मोन बनता है। और ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी एक का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4, फिर सी का हो जाएगा हमारा सी का क्या हो जाएगा 1, तो सी का 1 और फिर डी का हो जाएगा हमारा यहाँ से 2। तो ये हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन छोड़िए, आपको यहाँ पे जो बता दिए इसको आप देख के समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि SK झा के चैनल पे आपको मिल जाएगा। यदि आप कहेंगे तो हम भी आपको दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे दिया हुआ है एक पिंड विरामावस्था में जो है विरामावस्था में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय गई गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी यहाँ पे पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी कि आपको S निकालना है। फिजिक्स में S दूरी को जो है S से दर्शाते हैं। और यहाँ पे जो है विरामावस्था का मतलब क्या हो गया कि U का वैल्यू जो है आपको 0 दे दिया, और ये जो है आपका A त्वरण यानी कि A का वैल्यू जो है 2 दे दिया है, और समय जो है आपको T का वैल्यू यहाँ पे 2 सेकेंड दे दिया। तो U A और TS का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। S बराबर जो फार्मूला होता है वो UT + ½ AT² होता है। अब यहाँ पे U तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा खत्म, यानी ½ AT² पे केवल कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं ½ A का मान 2 और T का मान जो है 2 है। T का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या 4। तो 4 मीटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है।
चलिए आगे देख लीजिए। अगर किसी धागे में पत्थर बांधकर घुमाया जाता है तो महत्तम वेग का मान ज्ञात करें। अगर धागे की तनाव सहन क्षमता जो है 200 न्यूटन है तथा द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और त्रिज्या 20 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको यहाँ पे तनन जो आपका होता है तनन बल उस पर बनेगा। अब धागा में जो तनन बल होता है आपको पता होना चाहिए, जो धागा में तनन बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला लगेगा। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल को जो है हम Fc से दर्शाते हैं, सेंट्रीपिकल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इसमें जो ये होता है आपका mv²/r होता है। m आपका द्रव्यमान हो गया जो कि कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम, तो 10 ले लिए। और वेग जो है यहाँ क्या पूछा गया है, और त्रिज्या वेग यहाँ पे निकालना ही है, तो v² यहाँ पे निकालना ही है। और r का मान जो है यहाँ पे 20 दे दिया है और टोटल का वैल्यू जो है 200 दे दिया है। तो यहाँ से आप 2 से 2 खत्म कर दीजिए, 0 से 0, और ये 2 दूनी 4, तो ये 400 हो जाएगा v² का वैल्यू। तो फिर हमें v का क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 20। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी बनेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फार्मूला आप बैठा लीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आया तो अभिकेंद्रीय बल बराबर Fc बराबर क्या होता है mv²/r, ये अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब धागा घुमाते हैं तो वहाँ पे अभिकेंद्रीय बल ही लगता है, और पृथ्वी और ग्रह और सूर्य बोलेगा तो भी वहाँ पे अभिकेंद्रीय बल का ही फार्मूला लगेगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसको देखिए, बहुत ही आसान सा आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन से यौगिक जो है, यौगिक में एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड बताना है। देखिए आप यदि हमारा केमिस्ट्री का क्लास देखे हैं न्यूमेरिकल, तो उसमें हम आपको ये बता चुके हैं, तो यहाँ भी बता देते हैं। आप सिंपल सा शब्द को याद रखिए सिंगल और डबल के लिए। एक क्या होता है आपका एन, इन, आइन। एन होगा सिंगल बॉन्ड के लिए, इन होगा डबल बॉन्ड के लिए, और जब आइन शब्द में मिले तो समझ जाइएगा ट्रिपल बॉन्ड है, एन, इन, आइन। ये 3 चीज़ याद रखिए। जैसे प्रोपेन एन आ गया तो ये क्या हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, एथीन इन आ गया तो इसमें क्या हो गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ही पूछा गया था तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे इथेन एन आ गया तो ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, मीथेन एन आ गया तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। तो ये जो यदि आप इतना भी याद रखते हैं तो सिंगल डबल आप समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है एल्केन को दर्शाता है, एल्केन एन है ना, सिंगल बॉन्ड वाला ऑप्शन सी बनेगा। डबल बॉन्ड जो होता है एल्किन हो जाएगा, और ट्रिपल यहाँ तो ये भी डबल बॉन्ड ही है, और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा एल्काइन हो जाएगा, आइन है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, एल्केन का क्या होता है CnH2n+ का 2 एल्केन का। अब यदि एल्किन में आएंगे तो इसमें से क्या करेंगे 2 को हटा देंगे, फिर एल्काइन में आएगा तो फिर इसमें से भी 2 को घटा देंगे। तो इस तरह से एल्केन एल्किन एल्काइन का फार्मूला भी हमसे पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किसमें जो है त्रिबंध होता है, तो त्रिबंध इसमें से किसमें होता है, तो त्रिबंध का मतलब क्या हो गया, वो आइन आना चाहिए, आइन। प्रोपीन इन आ गया, इसमें डबल हो गया। प्रोपेनोल ये तो अलग ही है, प्रोपेनोइक अम्ल ये भी अलग है। प्रोपाइन आइन, आइन आ गया, तो आइन आ गया ना प्रोपाइन, तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, बस जो बताए हैं टेक्निक उसी से आप याद रखिए, खटाखट बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है, तो विषम यौगिक के बारे में पूछा गया है, इसमें कौन विषम यौगिक है, तो प्रोपेन, मीथेन, इथेन। एथिन अलग हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इन आ गया। ठीक है, तो बी हमारा ये अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों का तीनों क्या है आपका एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, एल्केन एन आ गया सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मीथेन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। धान के खेत से भी जो है मीथेन गैस निकलता है, और मीथेन जो है आपका जो CNG होता है उसका भी मुख्य अवयव मीथेन ही होता है, और बायोगैस जो होता है बायोगैस उसमें भी मीथेन ही उसका मुख्य अवयव होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे डबल ट्रिपल का मतलब क्या हो गया, मतलब असंतृप्त का मतलब समझिए कि उसमें एन नहीं होगा, उसमें या तो इन होगा उसके शब्द में या फिर आइन होगा। जैसे ब्यूटेन एन आ रहा है तो ये तो हमारा नहीं होगा आंसर, ये संतृप्त हो गया। हेक्सेन एन आ रहा है तो ये भी हमारा संतृप्त हो गया। पेंटेन इसमें भी एन आ रहा है, ये भी संतृप्त हो गया। बेंजीन इन आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया असंतृप्त।
और संतृप्त में 2 ही आता है, इन और आइन। तो हमारा क्या बनेगा ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। बेंजीन का आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसके स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इस तरह का ये बेंजीन होता है, ठीक है। और या एक ऐसा भी होता है, एक एक छोड़कर डबल बॉन्ड होता है इस तरह से। क्वेश्चन क्या है कि 2Mg + O2 = 2MgO उपयुक्त अभिक्रिया जो है डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 चीज़ जुड़ के क्या हो रहा है, एक हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। असंतृप्त वसाओं का या के मुख्य स्रोत है या हैं। असंतृप्त वसा का मुख्य स्रोत क्या है, वनस्पति तेल, ये भी सही है। शुष्क मेवे, ये भी सही है। तैलीय मछलियाँ, ये भी सही है। यानी कि सारे ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही दिए गए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होते हैं। तो शुद्ध पानी जो होता है, आपको लग रहा है कि शुद्ध होगा तो अच्छा होगा, नहीं। शुद्ध पानी जो होता है ये विद्युत के बहुत खराब सुचालक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट बनेगा। और शुद्ध पानी का जो हमारा पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ध्यान रखिएगा पीएच मान से भी। और जल का हमारा सूत्र क्या होता है, H2O। तो आपसे पूछा जाएगा जल क्या है, तो जल ये क्या है, यौगिक है, इसका फार्मूला H2O होता है। चलिए, तो इस वीडियो में जो है 20 सेट हो गया। हम जो है ये वीडियो आपके लोग के लिए बनाए थे कि देखते हैं आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों का भागीदारी यदि देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है, कम समय में बहुत ज़्यादा करवा दिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी लोग देख के हमें अच्छा फीडबैक दे सके। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।